नमस्कार साथियों, मैं शिवांकर मिश्रा आपके बीच लेकर आया हूं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर्स। जी हाँ, सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को, जिसमें आज मैं आपको ईवीएस के 15 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और यह जो पेपर है यह 2016 का आपके समक्ष है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह बेहतरीन सेशन। आपके समक्ष पहला प्रश्न यह है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। प्रश्न को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे क्योंकि आयोग आपको शब्दों के जाल में फंसाता है। दोबारा प्रश्न पढ़ेंगे, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। जब मैं ऑप्शन की तरफ देखता हूं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, द्वितीय है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, तृतीय है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, और चतुर्थ है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। आपके समक्ष 30 सेकंड का समय। जी हाँ, तो हम लोग देखते हैं जब कोई भी पाठ्यक्रम हम डिसाइड करते हैं या फिर कोई भी समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों की जो रुचियां हैं उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो यह उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ऐसा हो जो लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। हमें लैंगिक भेदभाव नहीं करना है और ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम हो वह बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए अच्छा हो और उनके दोनों के लिए रुचिकर लगे। तीसरा कह रहा है, यानी कि यह वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। ऐसा तो नहीं है क्योंकि हमारे जो बच्चे आते हैं प्राथमिक विद्यालयों में या फिर केवीएस में कहीं भी, तो वह ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब पृष्ठभूमि से होते हैं, तो वह इतनी महंगी सामान तो लेकर आएंगे नहीं। हमें कम संसाधनों में ही अच्छा पाठ्यक्रम उनके लिए अवेलेबल कराना होता है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। और चतुर्थ कह रहा है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। यह बिल्कुल सही है क्योंकि हमें ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना होता है जो कि समस्त धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों का अपने अंदर आत्मसात किए हो और किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष की बात न करता हो। तो इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है। देखिए आयोग ने यहाँ पर आपको घुमाया है और बीच में उसने एक लाइन डाल दी है, केवल एक कथन को छोड़कर, यानी कि वह कथन हमको हटाना है जो कथन सही नहीं है। ठीक है, यहीं से आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो सही नहीं है उस कथन को हमें चुनना है। चलिए तो देखते हैं हम कौन सा वह कथन है। चलिए पहला देखते हैं, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बिल्कुल सत्य है क्योंकि बच्चे जो है आपस में सहयोग के माध्यम से ही सीखते हैं, यह हमारा ईवीएस का पाठ्यक्रम भी कहता है। दूसरा कह रहा है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। ग्रुप डिस्कशन की बात, ये भी बिल्कुल सही है, हमारे ईवीएस के पाठ्यक्रम का हिस्सा ही है ग्रुप डिस्कशन, यानी कि यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही है, जब हम ग्रुप में कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी काम ग्रुप में करते हैं तो उसकी उपलब्धि ज़्यादा होती है क्योंकि समस्त बच्चों का पोटेंशियल एक साथ लगता है, यानी कि यह भी सही है। और चौथा कह रहा है प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। कथन तो यह भी सही है, लेकिन यह किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। यह हमारा पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक क्रियाकलापों में बच्चों का समूह होगा, वहाँ पर प्रौढ़ों का समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका जो अभीष्ट उत्तर हो जाएगा वो चौथा वाला हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। दोबारा से पढ़ेंगे, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। प्रथम ऑप्शन हम देखेंगे इसमें,
प्रथम ऑप्शन देखेंगे दत्तक कार्य, द्वितीय ऑप्शन देखेंगे कागज पेंसिल परीक्षण, तृतीय ऑप्शन देखेंगे मौखिक प्रश्न और चतुर्थ ऑप्शन है निर्धारण मापनियां। 30 सेकंड का समय आपके लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौखिक प्रश्न। जी हाँ, मौखिक प्रश्न इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। यह देखेंगे इसमें कह रहा है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषता। जी हाँ, ये सारे जो हैं राइटिंग स्किल्स हैं और यह हमारी जो है स्पीकिंग स्किल है। इसलिए इन तीनों को छोड़ करके हमारा अभीष्ट उत्तर तृतीय ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी जो हैं वो राइटिंग स्किल हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूति विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। जी हाँ, यानी कि कोई क्रियाकलाप कराया गया होगा, कोई क्रियाकलाप कराया गया है पौधों से रिलेटेड, जिसके बारे में बच्चे अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनकी कौन से तर्क सत्य हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक हैं। पहला कह रहा है कुछ सब्जियां फल होती हैं, दूसरे छात्र ने उत्तर दिया बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, तथा तृतीय छात्र कह रहा है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, चतुर्थ कह रहा है घास पौधे नहीं हैं। 30 सेकंड का समय आपके लिए। यानी इन सभी उत्तरों का हम अवलोकन करें, ऑप्शंस का अवलोकन करें। पहला ऑप्शन कह रहा है कुछ सब्जियां फल होती हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कुछ सब्जियां फल होती हैं? द्वितीय ऑप्शन है बीज से किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, तो बीज तो हमेशा पौधे का हिस्सा होते ही होते हैं, यानी कि यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, तो गाजर और बंद गोभी पौधों की कैटेगरी में ही आते हैं। घास पौधा नहीं है, आप ही बताइए, घास तो बिल्कुल ही पौधा है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा जो अभीष्ट उत्तर हो जाएगा कुछ सब्जियां फल होती हैं, यह हमारा उत्तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। यानी कि ऐसे पौधों के बारे में पूछा गया है जो लुप्त हो गए हैं। चलिए, उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। यानी कि कौन सा कौशल है, जब यह प्रश्न आप अपने से बड़ों से पूछेंगे तो कौन से कौशल का आकलन वहाँ पर नहीं होगा छात्रों के। ऑप्शंस देखेंगे चर्चा कौशल, प्रश्न पूछना कौशल, अभिव्यक्ति कौशल और प्रयोग कौशल। चलिए बताइए आप सभी लोग। जब हम सभी ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारा चर्चा भी इसमें होगी जब हम किसी से पूछेंगे, और आप अपने प्रश्न को सामने रखेंगे तो अभिव्यक्ति भी होगी, और प्रश्न तो आप पूछ ही रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए इसका अभीष्ट उत्तर चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रयोग। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, यानी कि कोई भी शिक्षक जब छात्र से कहता है कि आपके घर में जो भी वेस्ट मटेरियल पड़ा है उसका आप बेस्ट यूज़ कीजिए, यानी कि शिक्षक जो है वो बेस्ट यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल की बात कर रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा। शिक्षक का क्या अभिप्राय नहीं हो सकता है? कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। द्वितीय ऑप्शन कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझने देना। बताइए आप सभी लोग, 30 सेकंड का समय। तो जब हम ऑप्शन का अवलोकन करते हैं तो यहाँ पर बेस्ट यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल यानी कि रिसाइकलिंग की बात करी जा रही है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करवा सकता है शिक्षक, तथा कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, ऐसा तो उसका कोई भी अभिप्राय नहीं है। तृतीय ऑप्शन कह रहा है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। जब बच्चे वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ करके अच्छा कुछ करेंगे तो निश्चित ही उनकी सृजनशीलता का विकास होगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। बिल्कुल रिसाइकलिंग की बात यहाँ पर की जा रही है।
तो इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा द्वितीय ऑप्शन, यानी कि जो शिक्षक का और शैक्षिक अभिप्राय है वह श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना नहीं है। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। द्वितीय कह रहा है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। तृतीय कह रहा है मेरी शक्तियाँ क्या थीं। चतुर्थ कह रहा है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। अब देखिए ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों में से होगा, यानी कि हमें ऊपर वाले जो भी 4 प्रश्न हैं इनका अभीष्ट उत्तर इन 4 उत्तरों में से चुनना है। पहला कह रहा है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। द्वितीय कह रहा है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। तृतीय बच्चों का स्व आकलन तथा चतुर्थ शिक्षकों का स्व आकलन। जब हम इनके ऑप्शंस को देखते हैं बच्चों और शिक्षकों का स्व आकलन, यानी ऊपर वाले जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो बच्चे भी इसमें अपना आकलन कर रहे हैं तथा शिक्षक भी अपना आकलन कर रहे हैं कि जो हमने बच्चों को समझाया वह उन्हें सही ढंग से समझ आया कि नहीं आया, प्लस किस तरह की और चीज़ों को हम अपने पाठ्यक्रम में जोड़ सकते हैं। द्वितीय कह रहा है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, केवल शिक्षक द्वारा तो समग्र आकलन नहीं ही है। बच्चों का स्व आकलन, बच्चे अपना स्व आकलन के साथ साथ में शिक्षक भी अपना आकलन कर रहे हैं। शिक्षकों का स्व आकलन, केवल शिक्षक के लिए यह प्रश्न नहीं है, तो इसलिए इसका अभीष्ट उत्तर प्रथम हो जाएगा, यानी कि बच्चों और शिक्षक जो हैं दोनों अपना अपना स्व आकलन इन 4 प्रश्नों के माध्यम से कर रहे हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ठीक है, जो भी पर्यावरण की पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की जाती है उसकी जो भाषा होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए। चलिए ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। द्वितीय तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। नेक्स्ट रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। जब हम इन सभी ऑप्शंस का अवलोकन करते हैं परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा औपचारिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी भी परिभाषाएं क्लिष्ट रूप में ना हो कि बच्चे को समझ ही ना आए। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, इतना भी तकनीकी ना हो और औपचारिक हो जाए कि बच्चे के बिल्कुल दिमाग से परे हो जाएं। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, यानी कि बच्चे की जो भी डेली लाइफ यूज़ की लैंग्वेज है उसकी जो मदर टंग की लैंग्वेज है वो इसमें यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है आप सभी को बात? मदर टंग की बात होनी चाहिए और रूखी और बच्चों को समझने दो में कठिनाई हो ऐसी तो होनी नहीं चाहिए। इसलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय जो कि बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध स्थापित करती हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? एक कोई भी चित्र देता है, मान लीजिए हाथी का चित्र दिया शिक्षक ने और बच्चों से कहा कि उसमें रंग भरे, तो इस क्रियाकलाप देने के पीछे का शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है? पहला ऑप्शन दे रहा है आपको सृजनात्मकता का विकास करना, द्वितीय ऑप्शन अवलोकन का विकास करना, तृतीय ऑप्शन वर्गीकरण कौशल का विकास करना, चतुर्थ ऑप्शन डाटा संग्रह का विकास करना। 30 सेकंड का समय। जब हम सभी ऑप्शंस को देखते हैं तो सृजनात्मकता का विकास होगा ही होगा। जब बच्चे कुछ रंग भरेंगे तो कुछ ना कुछ उनकी क्रिएटिविटी दिखेगी। और अवलोकन यानी कि कौन कौन से रंग उसमें चूज करते हैं, यानी कि वो चयन किस प्रकार से करते हैं, इससे उनके अवलोकन का भी पता चलेगा और अवलोकन का विकास भी होगा। वर्गीकरण कौशल का, यानी कि जब किसी भी चित्र बनाएंगे और उसमें रंग चुनेंगे तो निश्चित तौर पर कौन कौन से रंगों का वो वर्गीकरण करते हैं और कौन कौन सा कहाँ पर चयन करते हैं, यह भी सही हो जाएगा। लेकिन इन सभी में डाटा संग्रह का विकास करना, कहीं भी डाटा से संबंधित कोई बात ही नहीं कही गई है, इसलिए यह उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। तो देखते हैं ए, बी और सी, यानी कि यह हमें मिल रहा है तृतीय ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? आप सभी को पता है कि जो EVS का पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें 3 थीम्स और 8 सब थीम्स हैं। तो देखते जो हमारा परिवार और मित्र,
का चैप्टर है, उसमें ही उन्होंने सब थीम के रूप में, परिवार और मित्र के सब थीम के रूप में पौधे और पशु भी रखे हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि पौधे और पशु को इस परिवार और मित्र के साथ में सम्मिलित करने का क्या कारण है। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि एक विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। द्वितीय कह रहा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। तृतीय कह रहा है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। चतुर्थ ऑप्शन कह रहा है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो इनका सीधा सा अर्थ है पशुओं और पौधों के पाठ्यक्रम को मित्र, परिवार और मित्र चैप्टर के साथ में उप विषय के रूप में जोड़ने का, कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने के सक्षम बनाना। यदि हम पौधों और पशुओं को भी अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे तो हमारी जो आंतरिक दृष्टि है पशुओं और पौधों के प्रति वह काफ़ी अच्छी होगी। जैसे हम अपने परिवारजनों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार हम पौधों और पशुओं के साथ में करेंगे, जिससे प्रकृति काफ़ी अच्छी रहेगी। चलिए, इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण, जी हाँ, एक वर्ड आपके समक्ष यहाँ पर दिया गया है, सर्वेक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। द्वितीय कह रहा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। तृतीय ऑप्शन कह रहा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। तथा चौथा ऑप्शन कह रहा है आकलन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना। 30 सेकंड का समय। यदि हम इनके सभी उत्तरों को देखें, ऑप्शंस को देखें, तो पर्यावरण अध्ययन में सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? समुदाय के साथ, बिल्कुल, जब हम सर्वेक्षण करेंगे तो अपने समुदाय के साथ में जाएंगे और समुदाय के साथ में खूब सारी क्रियाएं करेंगे, तभी एक रिजल्ट निकल के आएगा, यानी कि हमें समुदाय के साथ में क्रिया करने का अवसर प्रदान होगा, यानी कि यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा। जब हम कोई सर्वेक्षण करते हैं तो कई तरह के लोगों से मिलते हैं, जब कई तरह के लोगों से मिलते हैं तो उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता प्रकट होती है। हम देखते हैं कि कोई जिस चीज़ जैसा भी करना चाहते हैं वैसा करते हैं, यानी कि यह भी उत्तर हमारा सही होगा। तृतीय ऑप्शन कह रहा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल, जब हम धरातल पर जाकर कोई भी सर्वेक्षण करते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से सूचना का सर्वेक्षण करते हैं। तथा चतुर्थ कह रहा है आकलन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना। जब हम खूब सारा डाटा इकट्ठा कर लेते हैं फिर उसका हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, आकलन करते हैं कि क्या इसमें बेस्ट होगा और क्या नहीं। इस प्रकार से जो सर्वेक्षण का अर्थ है ये समस्त चारों ऑप्शंस को समाहित करता है, इसलिए ये चारों ऑप्शन हो जाएंगे। और यह हमें ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी कि ए, बी और सी, डी, ये चारों के चारों ऑप्शन जो है हमारे सही होंगे। आपको समझ आ रहा हो गया, स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 72 से 74, यानी कि 72 से 74 तक एक ही प्रश्न में एक ही बात में समस्त प्रश्नों को निहित किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है, ठीक है, ये अवतरण पढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। ठीक है, एक कोई क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए दिया गया कि आप एक बीकर लीजिए और उसमें पानी भरिए। ठीक है, पानी भरने के बाद में उसको उबालना है। उबालने की प्रक्रिया करने के बाद में तमाम बच्चों ने कई सारे ऑप्शन दिए, अपने उत्तर दिए, जो भी उनका अवलोकन रहा वो उन्होंने दिया। प्रथम बालक ने कहा पानी गुम हो गया है। द्वितीय बालक ने कहा कटोरे ने पानी को सोख लिया है। तृतीय बालक ने कहा आग ने पानी पी लिया है। चतुर्थ बालक ने कहा भगवान ने पानी पी लिया है। इन सभी ऑप्शंस का जब आप अवलोकन करेंगे तो आपके समक्ष क्या आता है? ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? प्रथम ऑप्शन वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। द्वितीय ऑप्शन बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। तृतीय ऑप्शन बच्चों की सोच गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन बच्चे अपना अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं इनको। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। बिल्कुल, यह तो एकदम कथन सत्य है, क्योंकि सभी बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिए हैं, यानी कि बच्चों के विकल्पी विचार हैं।
बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। चूंकि हमने अभी वाष्पीकरण के बारे में बच्चों को कुछ पढ़ाया ही नहीं, सिर्फ एक क्रियाकलाप कराया है, तो उनके कैसे भी हों यह हमें मायने नहीं रखता है। तर्क संगत की बात तो तब आती है जब उनको चैप्टर पढ़ा लेते, तो यह उत्तर हमारा बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे की सोच गलत है, बच्चों की सोच बिल्कुल गलत नहीं है। जैसा उन्होंने अवलोकन किया वही उन्होंने उत्तर दिया, यानी कि यह भी उत्तर गलत है। बच्चे अब अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं, यह भी हम नहीं कह सकते। बच्चों ने जो भी उनको समझ आया उसका उत्तर अपने अकॉर्डिंग दिया है, तो इसका अभीष्ट उत्तर प्रथम हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। हमें हमेशा यह याद रखना है कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में बच्चे के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, ठीक है। और हमेशा कोई भी उत्तर देने से पहले बाल केंद्रित होकर ही उत्तर देना है, यानी कि आप हमेशा बालक का हित ही सोचेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव सोच के साथ में ही आपको उत्तर देना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उसी पैराग्राफ से रिलेटेड यह प्रश्न भी है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। शिक्षक किस प्रकार से इन उत्तरों का सामना करे। पहला कह रहा है बच्चे को बता दे कि वे गलत है। द्वितीय, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। तृतीय, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। चतुर्थ, उनके विचारों तक पुनः पहुंचाने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। जब हम सभी उत्तर को देखते हैं, बच्चों को बता दें कि वे गलत है। यदि हम डायरेक्ट बच्चों को बता देंगे कि वे गलत हैं तो उनके मन में निगेटिविटी यानी कि हीन भावना आ जाएगी, तो यह हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। यदि हम चार्ट प्रदर्शित कर देंगे तो उसमें जो आत्म सीखने की प्रक्रिया थी, जो हमारा क्रियाकलाप का उद्देश्य था, वो बिल्कुल नहीं रह जाएगी। हम अपनी तरफ से ही सबको समझा देंगे, तो यह भी नहीं होगा। तृतीय कह रहा है वाष्पीकरण की एक परिभाषा दें और बच्चों को उन्हें याद रखने के लिए कहें। यह तो बिल्कुल ही नहीं करना है। हमें रटने पर तो बिल्कुल भी बल देना ही नहीं है। रटने की तो सीधा सीधा मनाही ही होती है हमारे पाठ्यक्रम में। और चतुर्थ ऑप्शन हमारा कह रहा है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। यह बिल्कुल सही उत्तर लग रहा है। हम यदि बच्चों के साथ में उसी सब्जेक्ट पे दोबारा से चर्चा करेंगे तो बच्चे अच्छे से समझ सकेंगे और उस क्रियाकलाप का उद्देश्य तथा उसका सही उत्तर की जानकारी कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। चलिए, पहला ऑप्शन है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसमें नामित कीजिए। तो जब हम इन सभी ऑप्शंस को देखते हैं, वाष्पीकरण के विषय में बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनकी सोच निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। अब 5 लाभ लिखवा लेंगे तो यानी कि 5 ही हमें पता चलेंगे, उनकी जो विविध सोच है उसका पता हमें चलेगा ही नहीं, तो यह उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, यह लग रहा है। अगर यदि बच्चों को हम सोचने के लिए प्रतिबद्ध करें कि बच्चे सोचें कि यदि जल चक्र होता ही नहीं तो क्या होता, तो बहुत सारे प्रश्न और बच्चों के मन में कुतूहल उत्पन्न होंगे जो कि उनको इस उत्तर को देने के लिए प्रेरित करेंगे और हम उनके भी मन में प्रेरणा आएगी और बहुत सारे सोच उनके मन में विकसित होगी। तृतीय कह रहा है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। जब बच्चे अभी सही रूप से जल चक्र के बारे में जानते ही नहीं हैं तो वह सोपानों की सूची कैसे बना सकते हैं। चतुर्थ कह रहा है जल चक्र का आरेख बनाइए तथा उसे नामित कीजिए। यह भी हम बच्चों से नहीं कह सकते हैं क्योंकि बच्चे अभी वाष्पीकरण की प्रक्रिया से पूर्णतया परिचित नहीं हैं, इसलिए इसका अभीष्ट उत्तर द्वितीय हो जाएगा। यदि हम यह प्रश्न रखें बच्चों के समक्ष, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, तो बच्चों के विविध प्रश्न हमारे सामने निकल कर आएंगे और बच्चों के मन में भी कुतूहल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। यानी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसके कौन कौन से पड़ोसी राज्य हमारे हैं। आपको भारत के मानचित्र का, भारत के भौगोलिक मानचित्र का नित्य अवलोकन करना है क्योंकि सीटेट में हर बार मानचित्र से रिलेटेड एक प्रश्न आता ही आता है। चलिए हम शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर का जो पड़ोसी राज्य हैं वह हमारे हिमाचल प्रदेश और पंजाब हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा जो है वह जम्मू कश्मीर से लगती है। यह 2016 का प्रश्न है। तो जब से आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया है तब से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अब यहाँ पर आपके समक्ष एक और ऑप्शन रहेगा, वह रहेगा लद्दाख। ठीक है, आप सभी को यह अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा द्वितीय ऑप्शन।
तो कैसा लगा आप सभी को आज का यह सेशन, और 15 प्रश्नों में से कितने आपने सही किए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर प्रेषित करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगले जो इसके 15 प्रश्न रह गए हैं वो मैं आपको कल सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों को हल किया है, ठीक है, कितने उत्तर आपके सही रहे हैं। और पूर्व वर्षों के जो प्रश्न रहते हैं उनको करने से आपको एक दिशा मिलती है और पता चलता है कि आयोग किस प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष रखता है। तब तक के लिए घरों में सुरक्षित रहें और कोरोना काल से बचे रहें। जय हिंद, जय भारत।